मैं नींद से जागी तो मेरे कपड़ों के चीथड़े उड़े हुए थे और मेरे बिस्तर पर एक अनजान लड़का बैठा हुआ था। मैं डर से उठ बैठी। उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी चाची चीखते हुए सबको बुलाने लगी। बोली, देखो इस बेशरम लड़की को, ये क्या कर रही है। तो फिर वह लड़का भी झूठ बोलने लगा कि मैंने उस लड़के को बुलाया था। चाची ने गुस्से से मेरे बाल पकड़ते हुए मुझे घर से बाहर धक्का दे दिया था। मैं आज तक कभी उस अनजान लड़के से न मिली थी न उसे देखा था। पूरा मोहल्ला मुझे देखने लगा था जब एक बूढ़े ने मेरे ऊपर कपड़ा उठा दिया। चाची मुस्कुराते हुए मुझे देखने लगी। मैं उस बूढ़े के साथ उसके घर चली गई, पर भगवान से इंसाफ की भीख मांगने लगी। 3 दिन के बाद पूरे मोहल्ले में ऊधम सा मच गया था, क्योंकि चाची के घर पर बड़ा शोर शराबा हो रहा था और सारे मोहल्ले वाले इकट्ठे थे। पुलिस भी आ चुकी थी और जब मैंने लोगों के मुंह से वह बात सुनी तो मेरा कलेजा टूट गया था। मगर मैंने माँ को गले से लगाया था और कहा था, बस थोड़ा सा सब्र करो, क्योंकि हमारे दिन भी आने वाले हैं। मगर मैं नहीं जानती थी चाची इस दौलत के लिए किस हद तक गिरने वाली थी। केस का फैसला होने में कुछ ही दिन रहते थे और मेरे पापा भी इस दुनिया में नहीं थे और मैं स्कूल से घर वापस आकर आराम करने के लिए बिस्तर पर लेटी ही थी। उस दिन मैं हद से ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मुझे स्कूल के साथ साथ वकील के पास भी जाना पड़ा था। इसलिए मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। अगर मैं थकी हुई ना होती तो मैं भी माँ के साथ मंदिर चली जाती और ये सब कुछ हुआ ही ना होता जो कुछ उस दिन हुआ था। जब मैं नींद से जागी थी तो मेरा कपड़ा इधर उधर बिखरा हुआ था और मेरे बिस्तर पर एक अनजान लड़का बैठा हुआ था। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया था कि मैं कहाँ थी और वह कौन था। मैं डर से उठ बैठी थी। उसी पल मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और चाची चीखते हुए सबको बुलाने लगी थी। वह चीख चीख कर कह रही थी कि देखो जरा इस बेहया की करतूतें। मैं हैरानी का पुतला बनी हुई बैठी थी। मैं कभी उस लड़के की तरफ देखती, मेरे बिस्तर पर बैठा मुझे गंदी नज़रों से घूर रहा था, और कभी मैं अपनी चाची को देखती जो न जाने मेरे खिलाफ क्या कुछ कहती जा रही थी। वह लड़का भी झूठ बोलने लगा था कि मैंने ही उसे बुलाया था। उससे पहले कि मैं उस लड़के के गिरेबान को पकड़कर उससे हकीकत जानने की कोशिश करती, वह लड़का रफू चक्कर हो गया था। चाची का वेला सुनकर सभी लोग जमा हो गए थे, मगर माँ अभी तक वापस नहीं आई थी। चाची भी मुझसे सख्त शब्दों में सवाल पूछने लगी थी, मेरा उस लड़के के साथ क्या संबंध था। मगर मैं हक्का बक्का बैठी उनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस लड़के को नहीं जानती थी। चाची ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और मुझसे कहने लगी थी, अगर मैं उसको नहीं जानती थी तो वो मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर मेरे परमिशन के बगैर क्या कर रहा था। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था कि जब मेरा कमरा अंदर से ही बंद था, वो मेरे कमरे में कैसे आ गया था। मगर इस सवाल का जवाब चाची के पास ज़रूर था। वही बता सकती थी आखिर वे लड़का कौन था। आखिर मेरे कमरे को सबसे पहले उन्होंने ही तो खोला था, मगर उस वक्त मुझे किसी ने मौका ही नहीं दिया था कि मैं उस लड़के से, चाची से कुछ भी पूछ सकती। चाची ने मेरी कोई भी बात पर यकीन किए बगैर ही मेरे बाल को पकड़कर घर से बाहर धक्का दे दिया था। मैं तो वो लड़की थी जिसे कभी किसी अनजान ने बगैर दुपट्टे को भी नहीं देखा था। उस दिन पूरे मोहल्ले ने मुझे उस हालत में देख लिया था। बाहर मोहल्ले में इतना तमाशा लग चुका था। जल्दी ही माँ को भी ये खबर हो गई थी। वह भी भागती हुई आ गई थी। उनके आने से पहले ही मोहल्ले के एक बूढ़े ने मुझे हौसला दिया था और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। उस बूढ़े के साथ जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार उस मक्कार चाची की तरफ देखा था। शायद वह कुछ कह देती, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता, मगर वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी। ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे वो अपने किसी मकसद में कामयाब हो गई थी। और तब मुझे सारी हकीकत समझ में आ गई थी। मुझे सब समझ में आ गया था। ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम पायल है और मेरा संबंध एक जमींदारों के घर से था। माँ पापा के साथ एक बड़े से घर में रहती थी। मैंने होश संभालते ही घर में दौलत की रेल पेल देखी थी। मेरे दादा का विदेश में बिजनेस चल रहा था। उनके 3 बड़े रेस्टोरेंट चल रहे थे, जहाँ से हर महीने बहुत पैसे आते थे। दादा के 2 ही बेटे थे, जिनमें से मेरे पापा बड़े थे और एक उनके छोटे भाई थे। हमारे घर में दुनिया की हर दौलत और ऐशो आराम थी। चाचा और पापा की शादी भी दादा ने एक साथ ही कर दी थी। वे जल्दी ही अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए थे। उन्होंने पापा और चाचा को बहुत बार कहा था वह उनके विदेश के कारोबार को संभाल ले, मगर उन दोनों ने घर वालों से दूर जाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से दादा को ही हर महीने 3 से 4 बार विदेश का चक्कर लगाना पड़ता। दादा बहुत मुश्किल से अपने कारोबार को चलाया करते थे और चाहते थे कि उनके बेटे उनके कारोबार को संभाल ले और उसको और आगे लेकर जाएं।
पापा हिंदुस्तान में रहकर ही कुछ करना चाहते थे, जबकि दादा का कहना था अगर तुम हिंदुस्तान से बाहर नहीं जाओगे तो वे चाचा को भी अकेले नहीं भेजेंगे, क्योंकि चाचा थोड़े मनमौजी टाइप के इंसान थे। घर की किसी भी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाते थे। चाचा के लिए उनकी पत्नी ही सब कुछ थी। चाची के आगे पीछे घूमा करते थे। चाची अगर मैके जाती तो वह भी उनके साथ मैके जाकर बैठ जाते, घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते और घर के हर चीज़ में उनको मेरे पापा से ज़्यादा हिस्सा चाहिए था। खेती बाड़ी में भी वो पैसे पापा से ज़्यादा अपने पास रख लिया करते थे और मेरे दादा को लगता था कि उनकी लापरवाही से दादा का बनाया हुआ कारोबार खराब हो जाएगा, इसलिए वह अपना बिजनेस चाचा के सर पर नहीं थोपना चाहते थे, बल्कि पापा को ही मनाने में लगे हुए थे कि वो विदेश जाकर सारा कारोबार संभाल लें। दादा जब भी विदेश से आते हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आते। अपने साथ लंदन से हर बार उनके पास एक नई उम्मीद होती थी, शायद अब की बार अपने बेटे को मना लेंगे, मगर हर बार उनको मायूसी का सामना ही करना पड़ता था, क्योंकि पापा हमेशा उन्हें यही जवाब देते थे कि वो अपने परिवार और शहर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। दादा भी पापा की बात सुनकर बिल्कुल चुप हो जाते थे, लेकिन उनकी आंखों में भी छुपी हुई मायूसी साफ नजर आती थी। चाचा का भी एक ही बेटा था जो मेरे ही उम्र का था, निरुक्त, मुझसे 1 साल बड़ा था और उसकी आदत भी बिल्कुल कॉपी अपने पापा वाली थी। उसे भी घर की जिम्मेदारी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो मुझसे बहुत अच्छी तरह से बात करता था। ये सब देखते हुए दादा की आंखों में मायूसी देखकर मेरा दिल बहुत दुखता था और मैं सोचती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपने दादा का साथ ज़रूर दूंगी। मैं खुद उनके रेस्टोरेंट का काम सीखूंगी और उनके सारे सपनों को पूरा करूंगी। मैं उनकी मदद करूंगी जो पापा पूरा नहीं कर सकते थे। लेकिन मैं ये तो सिर्फ एक नन्ही सी बच्ची के ख्याल से सोच रही थी, जिन्हें घर में कोई गंभीरता से नहीं लेता था। वक्त बीतता गया, दादा की सेहत धीरे धीरे डाउन होने लगी। अब महीने में कई बार हिंदुस्तान के चक्कर लगाते थे। उस वक्त मैं 15 साल की थी जब एक दिन ऐसा आया कि जब उन्होंने लंदन का आखिरी चक्कर लगाया था, क्योंकि अब की बार लंदन से वापसी पर उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गई थी और डॉक्टरों ने बताया था कि उनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका था और उन्हें सफ़र के बजाय आराम की बहुत ज़रूरत थी। दादा की तबीयत के बारे में सुनकर पूरे घर में चुप्पी छा गई थी। हमारे बड़े से घर में दौलत की चमक दमक तो बहुत थी, मगर उसके पीछे का जो साया था वह अब गिरने के करीब था और मेरे पापा ने हर मुमकिन कोशिश की थी कि दादा दवाइयों से ठीक हो जाएं और उनको पूरा आराम देते। एक दिन दादा ने पापा और चाचा को अपने पास बुलाया था और मैं दरवाजे के पीछे छुपी हुई थी, सब कुछ सुन रही थी। दादा पापा को और चाचा को एक बार फिर वही सब बातें समझा रहे थे जो मैं शुरू से सुनती आ रही थी। उस दिन भी दादा और पापा को ये सब कह रहे थे, मैंने सारी उम्र तुम दोनों के लिए कमाई की, लेकिन अगर तुम दोनों ने अब भी इस कारोबार को नहीं संभाला तो वह सब कुछ जो मैंने बनाया था वह ख़त्म हो जाएगा। दादा की आवाज़ कमज़ोर थी, मगर उनका शब्द वैसा ही उनके इरादों के जैसा मजबूत था। दादा की बातें सुनकर पापा ने नज़र झुका ली थी, लेकिन चाचा चाहते थे कि वे लंदन जाएंगे। वह तब तक नहीं जा सकते थे जब तक पापा जाने के लिए राजी ना होते, इसलिए वह भी बस पापा की तरफ एक मायूसी भरी निगाह उठाकर देख रहे थे। उसी रात मैंने पापा से कहा था, माँ क्या मैं दादा का रेस्टोरेंट नहीं संभाल सकती? माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा था, फिर मुस्कुराकर कहने लगी थी कि तुम अभी बच्ची हो और वैसे भी ये सब लड़कों के काम होते हैं। माँ का ये शब्द मेरे दिल को तीर बनकर लगे थे। मैंने उसी पल फैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ दादा के बिजनेस को ही नहीं संभालूंगी, बल्कि अपनी पहचान भी खुद बनाऊंगी। मैं थी तो बच्ची, लेकिन उस दिन मैंने भी पापा को समझाने की बहुत कोशिश की थी। वह दादा की बात मान क्यों नहीं लेते, मगर पापा ने मुझे ये कहकर मना कर दिया था कि उनका कोई बेटा नहीं था और वह हम दोनों माँ बेटी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकते थे। उन्हें चाचा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। पापा भी जानते थे अगर ये बाहर विदेश चले गए तो हम दोनों माँ बेटी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे। और मैं पढ़ाई कर रही थी, माँ घर का पूरा काम संभालती थी। चाची कहती थी मैं गाय भैंसों का काम नहीं करूँगी, ना ही खाना बनाऊंगी। चाची ने अपने घर में कभी खाना नहीं बनाया था। उनकी 2 भाभियाँ थीं। चाची से उनके मायके में किसी ने काम नहीं करवाया था। वह कहती थी मुझे काम करना नहीं आता और घर के किसी काम से भी हाथ नहीं लगाती थी। मेरी दादी की भी मृत्यु हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी माँ और पापा के ऊपर थी, इसलिए उन्होंने ये मुश्किल फैसला बहुत सोच समझ कर किया था। पापा जानते थे कि चाची की नीयत में लापरवाही के साथ साथ लालच भी था। वे चाहते थे कि दादा लंदन के रेस्टोरेंट में से 2 उनके नाम कर देते। पापा ये भी जानते थे कि रेस्टोरेंट चाचा के नाम होने की देरी थी, वह उसके बाद अपनी फैमिली को लेकर अलग हो जाते
और हमसे हर तरह का संबंध खत्म कर देते। मगर पापा ऐसा नहीं चाहते थे, बल्कि वे तो सब घर वालों को आपस में जोड़कर रखना चाहते थे। इसलिए पापा ने कभी चाचा को ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे उनका दिल दुखता, बल्कि पापा तो निरुक्त से भी वैसे ही प्यार करते थे जैसे कि वो मुझे करा करते थे। मेरी चाची मेरी माँ से बहुत चिढ़ती थी। वह अगर मुझसे अच्छे तरीके से पेश आती थी तो उसकी सिर्फ एक ही वजह थी, और वो ये थी कि अभी दादा जिंदा थे और जिस घर में हम लोग रहते थे वह भी दोनों भाइयों के नाम था, इसलिए चाची हमारे साथ कोई ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती थी। निरुक्त और मेरी तो वैसे भी बचपन से ही दोस्ती थी, क्योंकि हम एक ही घर में एक ही साथ पले बड़े थे। मगर चाची की कोशिश होती थी वो मुझसे दूर ही रहे। चाचा के दिमाग में न जाने क्या ख्याल जन्म ले रहे थे। निरुक्त हम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाए और घर के किसी भी काम से हाथ न लगाए। वह कहती थी पायल घर की लड़की है, इसे घर की जिम्मेदारी सीखनी चाहिए, ना कि निरुक्त को। निरुक्त लड़का है और उसे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं उस वक्त 18 साल की थी और उनको लगता था जैसे मैं उनके बेटे को ख़राब कर रही हूँ, उससे अपना काम करवाती हूँ। चाची मुझे भी अक्सर कहा करती थी कि पायल अब तुम बच्ची नहीं रही, इसलिए लड़कों के साथ खेलना कूदना कम कर दो। कभी वो मुझे कहती थी कि दुपट्टा लेकर रखा करो, तुम निरुक्त के सामने ना आया करो। मुझे उनकी बातों की कुछ खास समझ नहीं आती, मगर माँ को सब समझ में आता था। चाची क्या कहना चाहती थी, वे साफ साफ यही बताना चाहती थी मैं निरुक्त से बात ना करूं। मगर चाची ने निरुक्त को तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। जो भी पाबंदियाँ थी वह सिर्फ मेरे लिए ही थी, जबकि निरुक्त पर कोई रोक टोक नहीं थी। माँ भी मुझे समझाती रहती थी, जैसा चाची कहती हैं तुम उनकी बात मान लिया करो, क्योंकि माँ भी घर में लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती थी। मगर कौन जानता था चाचा और चाची हमसे जो मोहब्बत का दिखावा कर रहे थे वह सिर्फ तब तक ही था जब तक कि मेरे दादा जिंदा थे। जब से दादा की तबीयत बिगड़ी थी, चाचा की कोशिश थी कि वे दादा से ज़्यादा हिस्सा अपने नाम करवा लेते। इसलिए उन्होंने चाची को भी खास समझाया था कि वे दादा की सेवा करें। अक्सर ऐसा होता था जब माँ दादा को खाना खिला रही होती थी, चाची माँ का बर्तन हटाकर अपना बर्तन रख देती और दादा को खाना खिलाती जो उन्होंने खुद बनाया होता था। चाची ने निरुक्त को भी आगे कर दिया था। वह कभी दादा के सिरहाने बैठता, कभी सर दबाता, कभी उनके कदमों में बैठता, उनके पैरों की मसाज करता। देखने वालों को लगता कि वो कितनी सेवा कर रहे हैं। दादा को तो पहले ही अंदाज़ा हो गया था वह सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा था, वरना सब जानते थे दादा की जितनी सेवा माँ ने की थी उतनी किसी ने नहीं की थी। चाची को तो वैसे ही बहुत चिढ़ होती थी जब दादा कहते थे चाचा के दोगलेपन का ये सब दिखावा है, मगर चाचा तो दादा की अपनी औलाद थे, उनका खून थे, इसलिए दादा को उनकी फितरत के बारे में अच्छी तरह से अंदाज़ा था और उन्होंने वही किया था जो शायद हम सब के लिए अच्छा था। दादा ने चाचा और पापा को दोनों के नाम एक एक रेस्टोरेंट कर दिया था, मगर तीसरे के कागजात उन्होंने पापा के पास रखवा दिए थे और साफ कह दिया था ये रेस्टोरेंट उनके पोते और पोती के लिए था, जो वक्त आने पर हमारे नाम कर दिया जाता। दादा के फैसले पर घर में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। पापा के चेहरे पर सुकून जरूर था, मगर फिर भी उनके आंखों के पीछे एक अनजानी सी परेशानी छुपी हुई थी। दादा ने जैसे ही तीसरा रेस्टोरेंट हम बच्चों के नाम किया था उसके कागज पापा को सौंपे थे। चाचा और चाची की आंखों में वह चमक साफ दिखाई दे रही थी जो सिर्फ लालच की थी। उन्होंने दादा की तबीयत का लिहाज किए बगैर उनसे बहुत बहस की थी। उन्होंने कहा था कि मैं लड़की हूँ, उसका कोई हक नहीं बनता इस जायदाद पर, वह रेस्टोरेंट मेरे बेटे के नाम होना चाहिए। चाची चाचा कहते थे आखिर दादा ने ऐसा फैसला क्यों किया था। वह दादा को यहाँ तक कहने लगे थे उनका रेस्टोरेंट पर ज़्यादा हक बनता है क्योंकि उनके पास तो एक बेटा भी था, जबकि पापा का कोई बेटा नहीं था। मगर पापा ने हमेशा की तरह धीमे शब्दों में और बगैर गुस्सा किए हमेशा की तरह सब कुछ सुना था और सिर्फ इतना ही कहा था कि वो मेरा भाई है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगा। दादा ने शायद दुनिया को और इंसानों की नीयत को बहुत पास से देखा था। वे जान चुके थे चाची की ये सेवा और चाचा का बनावटी व्यवहार सब एक वक्त के लिए था। वे जानते थे कि वक्त के साथ जब फैसले लिए जाएंगे तो असल चेहरे सामने आ जाएंगे। उन्होंने हमें वह दिया था जिसके हम सब हकदार थे, इज्जत और भरोसा। दादा के चले जाने के बाद जिसका हमें डर था। दादा को दुनिया से गए हुए अभी एक ही हफ्ता बीता था जब चाची ने अपना किचन अलग कर लिया था। वह तो हमसे ऐसे संबंध रखने लगी थी जैसे हमें जानती तक नहीं थी। माँ और पापा को चाचा के इस बर्ताव पर कुछ ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि वे तो पहले से ही सब कुछ जानते थे कि एक ना एक दिन चाचा और चाची ऐसा ज़रूर करेंगे। मगर मुझे तो यकीन नहीं आया था ये वही चाची और चाचा थे जो दादा के सामने मेरा कितना ख्याल रखते थे। मगर दादा के चले जाने के बाद तो चाची ने मुझसे साफ कह दिया था कि मैं उनके घर के हिस्से की तरफ भी ना जाऊं तो अच्छा होगा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मैं उनके बेटे से कोई बात करूं। चाची के इस व्यवहार ने मुझे अंदर से तोड़ कर रख दिया था।
मैंने कभी उनके बेटे निरुक्त को कभी कुछ नहीं कहा था। हम तो बचपन से एक साथ खेलते आए थे, स्कूल भी एक साथ ही जाते थे और बस इतनी ही सी तो दोस्ती थी। मगर चाची ने जैसे मेरे पूरे जिस्म को ही आग में झोंक दिया था। उनकी नज़रें जैसे मुझ में कोई ऐसी नीयत तलाश करने लगी थी जो कभी मेरे दिमाग के किसी कोने में भी नहीं थी। मैंने माँ को चाची की वे सब बातें बताई थी और उनकी गोद में सर रख कर रोने लगी थी। आखिर चाची मुझे ऐसा क्यों समझती थी? माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा था और सिर्फ इतना कहा था कि कुछ लोग अपने ऐसी सोच के कैदी होते हैं, लेकिन भगवान तो जानता है ना कि तुम्हारी नीयत में कोई खोट नहीं है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। दादा के जाने के बाद जैसे घर का सुकून भी अपने साथ ही ले गए थे। वे तो जैसे दीवार थे जिन्हें ना होने से सब घर के लोग दाएं बाएं बिखर गए थे। मगर फिर चाचा और चाची हम लोगों से बिल्कुल अलग हो गए थे। वे अलग खाना पकाते, हमें देखकर चेहरा मोड़ लेते और फिर वैसे ही करते थे जैसा उनको चाची कहती थी। एक दिन जब मैं आंगन में पौधों को पानी दे रही थी, अनिरुक्त मेरे पास आकर खड़ा हो गया था और मैं अनिरुक्त को बाल्टी उठाने को कह दिया था। मुझे उसमें कुछ अजीब नहीं लगा था, ये तो घर का नॉर्मल काम था और हम रोज ही करते थे। तब वो कहने लगा था कि मैंने माँ को मना भी किया था कि वे हम दोनों भाई बहन में इस तरह के फ़र्क ना डाले, पर बस वो समझती ही नहीं। तुम जानती हो ना, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता जैसा माँ कहती है। मैंने गर्दन झुकाए बस इतना ही कहा था। पत्थर जब दरिया का रास्ता रोके तो दरिया रुकता नहीं बल्कि रास्ता बदल लेता है। उसके बाद अनिरुक्त से मेरा कभी आमना सामना नहीं हुआ और उसने अपने आप को एक अजीब दलदल में डाल लिया था। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं 10वीं करने के बाद घर में बैठ जाऊं और घर के काम काज सीखूं, और मैं हमेशा आगे पढ़ना चाहती थी और दादा की तरह बनना चाहती थी। मेरे जिद करने की वजह से पापा ने मुझे आगे पढ़ने दिया था और फिर मैंने अपने पसंद से कई बिजनेस कोर्स भी कर लिए थे। मुझे अपने मंजिल पर आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे आसपास की दुनिया सब बेकार है जब तक तुम अपने पैर पर खड़े नहीं होते, जब तक दुनिया तुम्हें किसी लायक नहीं समझेगी। और ये इरादे मेरे बड़े पक्के थे। मैं हर क्लास में फर्स्ट आती थी। मेरा ऐसा हौसला देखकर मेरी चाची बहुत चिढ़ती थी और वे मन ही मन मेरे बारे में हमेशा कुछ न कुछ प्लान बनाती रहती थी। सारे गली मोहल्ले वाले भी जानते थे ये पढ़ाई में कितनी तेज़ है। और मैं ना मेकअप करती थी, बिल्कुल नॉर्मल लड़की लगती थी। मुझे अपने लड़की होने पर भगवान से कोई शिकायत नहीं थी और मैं हर उस मैदान को पार करना चाहती थी जहाँ तक लड़कियाँ नहीं पहुँच पाती। मैं अपने दादा का बिजनेस फिर से स्टार्ट करना चाहती थी और मैं लंदन जाना चाहती थी। उसके लिए मैं बहुत स्टडी कर रही थी और ये बात मेरी चाची को बहुत बुरी लग रही थी। वह हमेशा मेरे माँ और पापा को बातें सुनाती रहती थी। लड़की है, लड़की को घरदारी सीखनी चाहिए, इतने हवा में नहीं उड़ना चाहिए। लेकिन मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मैं जो कहती थी वो मान लेते थे, क्योंकि मैं इधर उधर के फालतू बातों में कभी नहीं पड़ती थी। ना ही मेरी किसी लड़के से दोस्ती थी और ना ही मेरी कोई ऐसी सहेलियाँ थी। और मेरी जिस लड़कियों के साथ दोस्ती थी वह भी विदेश में जाकर काम कर रही थी और मैं उन्हीं लड़कियों को फॉलो करती थी जो अपने पैरों पर खड़ी हो रही थी। और ये बात मेरी चाची को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। चाची चाहती थी जो कुछ भी विदेश में है वो मेरे बेटे का हो जाए। इस लड़की को शादी करके जल्दी से इस घर से रफा दफा करो। चाची हमेशा मेरे बारे में गलत सोचती थी। उनका हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार था और मुझे उस वक्त सिर्फ अपने माँ और पापा की ही फिक्र रहने लगी थी और मैं उनके बारे में ये सोचकर परेशान रहने लगी थी। मुझे तो वह घर से विदा कर देंगे, फिर मेरे जाने के बाद आखिर उनका ख्याल कौन रखेगा। मगर मैं शायद कुछ ज़्यादा ही दूर का सोच रही थी और मेरी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पापा लंदन के रेस्टोरेंट का काम देखने गए थे और कभी वापस नहीं आए थे, क्योंकि जिस जहाज़ से वह हिंदुस्तान वापस आ रहे थे वह जहाज़ ही क्रैश हो गया था और वह मुझे और माँ को चाचा के तरस पर छोड़ गए थे। पापा की मौत का चाचा को तो बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि तीसरे रेस्टोरेंट के कागज़ मेरे पापा ने चाचा के पास ही छोड़ दिया था। वे चाचा के कब्जे में आ गया था और वे चाहते तो वे कागज़ के साथ बहुत बड़ी बदलाव भी कर सकते थे। पापा के मरने का दुख एक क़यामत थी और ये हम पर बीत गई थी। मेरी माँ का तो जैसे सदमे से बुरा हाल था, उनको यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे याद है पापा के जाने के बाद हम माँ बेटी जैसे एक खाली मकान बनकर रह गए थे। पापा की वह आवाज़, हंसी, उनके वह छोटे छोटे सवाल सब जैसे हवा में उड़कर रह गए थे। मगर जो चीज़ बाकी बची थी वह था चाचा की निगाहों में छुपा हुआ लालच। पापा के अंतिम संस्कार के बाद माँ को विधवा के कपड़े पहनाने के बाद उन्होंने साफ कह दिया था कि अब ये घर भी हमें देना होगा। आखिर मैं इस परिवार का इकलौता वारिस बचा हूँ। माँ ने भी चुप रहना अच्छा समझा था, मगर मैं जान गई थी वे लालची थे, पापा के ना रहने का फ़ायदा उठाना चाहते थे। दादा के बने रेस्टोरेंट में से 2 पहले ही वह ले चुके थे, जिनमें से एक पापा के पास था, वह अब मेरे और माँ के कब्जे में था। एक चाचा के पास था
तीसरा जो दादा मेरे और अनिरुक्त के लिए छोड़ गए थे। उसके कागज हादसे के कुछ दिन पहले पापा ने चाचा के पास छोड़ दिया था ताकि उस कागज के काम पूरे हो सके। वह कागज दोबारा कभी हमारे पास वापस नहीं आया और फिर वही कागज पापा की मौत के बाद चाचा के लिए एक खजाने की चाबी बन गई थी। मैंने माँ को समझाने की बहुत कोशिश की थी, हमें वकील से बात करनी चाहिए थी क्योंकि सारी दौलत तो दादा ने हम सबको आपस में बराबर बांटा था। फिर चाचा का हक नहीं बनता था कि वह पापा का हिस्सा भी हड़प लेते। मगर माँ ने भीगी आंखों से कहा था कि जब खून ही अंधा हो जाए तो कानून भी बेअसर हो जाते हैं। उन्होंने मुझे भी मना कर दिया था मैं इन सब का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दूं, मगर मैं जान चुकी थी अगर हम चुप रहे तो चाचा हर चीज़ निगलते रहेंगे। वह किसी भी कीमत पर हमारा होने नहीं दे सकते थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रेस्टोरेंट के कागज और कारोबार की पूरी जानकारी शुरू करूंगी। अपना हक हर कीमत पर वापस लेकर रहूंगी, क्योंकि अगर चाचा और चाची अंधे हो चुके थे तो मेरे पास तो नाजायज़ देखने के लिए आंखें थी ना। मगर उन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी में एक और परीक्षाएं आई थी। चाची ने मेरे लिए एक रिश्ता बताया था। वह भी एक बिजनेसमैन था जो उम्र में मुझसे बहुत बड़ा था। चाचा का कहना था कि अब तुम्हारे पापा नहीं रहे तो इसलिए उनको मेरी फिक्र थी, लेकिन मैं जान गई थी उनका मकसद मुझे इस घर से निकालना था। पापा की बाकी बची हुई जायदाद पर कब्जा करना चाहते थे। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया था। चाचा चाची हम दोनों माँ बेटी से बहुत नफरत करते थे। वह एक बार फिर से मेरे साथ मीठा शब्दों का बांध चलाने लगे थे ताकि मुझे उस रिश्ते के लिए मना लेते, क्योंकि उनको लगता था मेरे लिए वह रिश्ता बहुत अच्छा था। लेकिन कोई अंधा भी देख कर बता सकता था मेरे लिए वह रिश्ता बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मैंने जो 4 साल पढ़ाई की थी उसमें मुझे इतनी तो समझ आ गई थी कि मैं अपना अच्छा और बुरा अच्छे से जान सकती थी, अपनी किस्मत का अपनी ज़िंदगी का फैसला भी कर सकती थी। मगर चाचा और चाची तो बस ये चाहते थे मैं अपनी ज़िंदगी का हर फैसला उनके हवाले कर देती। वो मुझे जैसा चाहते मैं चुपचाप आंखें बंद करके उनकी हर बात मान लेती। इसलिए मैंने साफ मना कर दिया था मैं उस बिजनेसमैन से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। चाचा को मेरी ये बात बहुत बुरी लगी थी, तभी वो मुझे धमकाने लगी थी अगर मैं उनकी बात ना मानी तो वो मुझे और माँ को इस घर से निकाल कर बाहर कर देंगे। मैं सोचती थी वे तो मेरे सगे चाचा थे। सगे चाचा भी आखिर उनका खून इतना मैला कैसे हो गया था। मगर पैसे देकर उन्होंने सच में गिरगिट की तरह रंग बदल लिया था। चाची की धमकी के बाद मैं एक पल के लिए ज़रूर डर गई थी, मगर मैं जल्दी ही खुद को संभाल लिया था। मुझे पता था अगर मैं एक कदम पीछे हटूंगी तो ये लोग मुझे और माँ को कुचल डालेंगे। चाचा के शब्द जैसे मेरे कानों में गूंज रहे थे कि अगर हमने उनकी बात नहीं मानी तो हम दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल देंगे। चाचा के ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह उतर रहा था और मैं पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने फैसला कर लिया था मैं अपना हक जरूर लूँगी और उसके लिए कानूनी रास्ता अपनाऊँगी। मगर सोचने और करने के बीच में बहुत फ़र्क था, जिसे तय करने के लिए मेरे पास ना तो वक्त था और ना ही पैसे थे। रेस्टोरेंट से आने वाली कमाई में से चाचा हमें सिर्फ 30% ही दे रहे थे, जबकि 70% वह अपने पास रख रहे थे। मैंने ठान लिया था मैं अपना हक लेने के लिए अदालत तक दौड़ लगाऊंगी। माँ को मैंने बताया था मैं पापा की जायदाद हम अपने कब्जे में ज़रूर करेंगे। उन्होंने पहले तो डर कर मुझे रोका था, मगर जब मेरी आंखों में हिम्मत देखा वह चुप हो गई। हमारे एक पुराने जानने वाले वकील थे जो दादा के बहुत अच्छे दोस्त थे और पापा का भी उनसे अच्छा मिलना जुलना था। उन्होंने बारीकी से मुझे सब कुछ समझाया था। कहा था अगर पापा के नाम पर जायदाद है और वसीयत के बगैर चले गए हैं तो उनकी जायदाद पर मेरा और मेरी माँ का पूरा हक था। मैंने जायदाद से संबंध जितने सारे कागजात से सबको इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। चाचा की नज़र मुझ पर थी। उन्होंने महसूस कर लिया था कि मैं कुछ करने वाली थी और अब खुलकर मेरे खिलाफ हो चुकी थी। एक दिन उन्होंने मुझे अपने सामने बिठाकर कहा था जो होना था हो गया, मगर तुम लड़की हो इसलिए तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं होगा। तुम अपना घर बसाओ और इन बातों में ना पड़ो, क्योंकि ये सब तो मर्दों के काम हैं। मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको उन्हीं के शब्दों में जवाब दिया था कानून के हिसाब से मैं अपने पापा की औलाद हूँ और औलाद का पूरा हक बनता है चाहे बेटा हो या बेटी। इसलिए मुझे ये सब मत सिखाओ। मुझे सब पता है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ। मेरी बात सुनकर उबलते हुए उठकर खड़े हुए थे, मगर मेरी बात का जवाब ना दे सके थे। एक दिन जब मैं घर से वकील के पास जा रही थी तो रास्ते में एक मोटरसाइकिल मेरे करीब आकर रुकी थी। पीछे से किसी ने मुझे दुपट्टे से खींचने की कोशिश की थी। मैं उन लड़कों के साथ डटकर मुकाबला किया था। वे लड़के भाग गए थे। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मुझे डराने की कोशिश की जा रही थी ताकि मैं चाचा पर केस ना करती। मैं घर वापस आई तो चाची कहने लगी थी यही तो होता है जब लड़कियां बाहर घूमती फिरती हैं। अगर तुम्हारे पापा होते तुम्हें घर से बाहर कदम ना रखने देते। मगर मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया था।
मैं जान चुकी थी ये सब उनका ही किया धरा था। जब वो मुझे ना रोक सकीं तो अब वो मेरे हौसलों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर वे नहीं जानती थी कि मैं एक पक्का इरादा कर चुकी थी। उन्हीं दिनों वकील ने मुझे एक खुशखबरी सुनाई थी कि पापा ने एक रेस्टोरेंट के कागज़ अपने साइन किए हुए बैंक के लॉकर में रखवाए थे और उनके नाम पर ही अभी तक वह जायदाद थी। अगर मैं अदालत में दावा कर देती तो मेरी जीत पक्की थी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे लगा था जैसे पापा भी मेरे साथ ही थे और मेरी जंग में अपनी प्रार्थनाओं से सहारा दे रहे थे। मैं जल्दी अदालत में दावा करने के लिए अपील की। चाची ने जब ये सुना तो वह गुस्से से पागल हो गए थे। उन्होंने माँ पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। उनके खिलाफ मोहल्ले में झूठे इल्ज़ाम लगाने लगे थे। एक दिन उन्होंने माँ को सबके सामने ताने दिए थे कि तुम्हारी बेटी तो घर का सुकून बर्बाद कर रही है, कल को किसी के साथ भाग गई तो हमें इल्ज़ाम मत देना। जब मैं वह सब बातें सुनी तो मेरा दिल टूट गया था, मगर मैंने माँ को गले से लगाकर सब कुछ सच बताया था और सब्र किया था, क्योंकि हमारे दिन भी आने वाले थे। मगर मैं नहीं जानती थी चाची इस दौलत के लिए किस हद तक गिरने वाली थी। केस का फैसला होने में कुछ ही दिन रह गए थे जब माँ मंदिर गई थी ताकि हमारे हक में फैसला हो सके, और मैं अपने इंस्टीट्यूट से घर वापस आकर आराम करने बिस्तर पर लेटी ही थी। उस दिन मैं हद से ज़्यादा थकी हुई थी, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट के साथ साथ वकील के पास भी जाना पड़ा था। इसलिए मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई थी। अगर मैं थकी हुई ना होती तो मैं भी माँ के साथ मंदिर जाती और अपने पापा के आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना जरूर करती। अपने केस जीतने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करती। उस दिन जब मैं नींद से जागी तो मेरा कपड़ा फटा हुआ था। मेरे बिस्तर पर एक अनजान आदमी बैठा हुआ था। मुझे पहले तो कुछ समझ नहीं आया था कि मैं कहाँ थी और वह लड़का कौन था। मैं डर में उठ बैठी थी। उसी पल मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला था और चाचा चाची चीखते हुए सबको बुलाने लगे थे। वह चीख चीख कर कह रही थी, देखो मोहल्ले वाले, इस बदमाश लड़की को, ये अपने घर में वेश्यावृत्ति खोलकर बैठी है। मैं मुंह खोले हैरानी का पुतला बने बैठी थी। मैं कभी उस लड़के की तरफ देखती जो मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गया था और मुझे गंदी निगाहों से घूर रहा था। कभी मैं चाचा और चाची को देखती, न जाने मेरे खिलाफ क्या क्या बकवास कर रहे थे। वह लड़का भी झूठ बोलने लगा था। मैंने ही उसे बुलाया था, इससे पहले कि मैं उस लड़के का कॉलर पकड़कर उसे हकीकत जानने की कोशिश करती। पर वह रफू चक्कर हो गया था। चाचा चाची शोर सुनकर सभी लोग जमा हो गए थे, मगर माँ अभी तक वापस नहीं आई थी। चाचा भी लोगों को दिखाने के लिए मुझसे सवाल पूछने लगे, मेरा उस लड़के के साथ क्या संबंध था। मगर मैं हक्का बक्का बैठी थी, उनको यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उस लड़के को नहीं जानती। चाचा चाची ने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था और मुझे कहने लगे थे कि अगर मैं उसको जानती नहीं थी तो वो मेरे कमरे में मेरे ही बिस्तर पर मेरे परमिशन के बगैर क्या कर रहा था। इस सवाल का जवाब तो मेरे पास भी नहीं था कि जब मेरा कमरा अंदर से बंद था तो वो मेरे कमरे में कैसे आ गया था। मगर इस सवाल का जवाब चाची के पास ज़रूर था और वो बता सकती थी कि आखिर वे लड़का कौन था, क्योंकि मेरे कमरे को सबसे पहले उन्होंने ही तो खोला था। मगर उस वक्त किसी ने मुझे मौका ही नहीं दिया था कि मैं उस लड़के से, चाची से कुछ भी पूछती। चाचा ने मेरे कोई भी बात का यकीन किए बगैर गुस्से में मेरे बाल पकड़कर मुझे घर से घसीट कर बाहर कर दिया था। मैं तो वह लड़की थी जिसे कभी किसी लड़के से कोई मतलब ही नहीं था। उस दिन पूरे मोहल्ले ने मुझे इस हालत में देख लिया था। बाहर मोहल्ले में इतना तमाशा लग चुका था। जल्दी ही माँ को भी खबर हो गई थी और वह भी भागती हुई आ गई थी। उनके आने से पहले ही मोहल्ले के एक बूढ़े ने मुझे सहारा दिया था, मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा था। बूढ़े के साथ जाने से पहले मैंने एक आखिरी बार चाची की तरफ देखा, उस उम्मीद से कि शायद कुछ कह देती, शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता। मगर वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे वो अपने किसी मकसद में कामयाब हो गई थी। और तब मुझे सारी हकीकत समझ में आ गई थी। मुझे सब समझ में आ गया था। आखिर में वह लड़का कौन था और उसको किसने मेरे कमरे में आने दिया था। मुझे सब समझ में आ गया था। वह सच, जिस दिन इंसान सच्चाई को अपनी आंखों से देख लेता है तो उस दिन वह अंदर से टूटता नहीं बल्कि एक नई ताकत उभर जाती है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ एक इल्ज़ाम नहीं था, बल्कि मेरी इज्जत को और मेरे ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा था और मेरे किरदार पर हमला किया जा रहा था। माँ मुझे संभाल रही थी। उनके चेहरे पर दुख और सदमा, एक अजीब सी बेबसी छाई हुई थी। मैंने उनके गोद में सर रखा, बस वो मेरा माथा चूम रही थी। हम उस वक्त उस बूढ़े के घर में थे जिन्होंने मुझे सहारा दिया था। उन्होंने कहा था कि इन लोगों की परवाह मत करो, ये इंसान ही नहीं, इंसान के रूप में भेड़िए थे। अपने ही रिश्तों की मर्यादा को ये नहीं जानते। तुम्हें कौन नहीं जानता बेटी, तुम तो इस गांव की शान हो। तुम्हें देखकर तो सारी लड़कियां तुम्हारी तरह दिखना चाहती हैं। तुम्हारे ऊपर अगर कीचड़ आकर गिरा है तो उसे साफ करो और अपनी मंजिल तलाश करो।
अगर उस कीचड़ में तुम अपने आप को साफ करोगी तो तुम और ज़्यादा गंदी होती चली जाओगी। अच्छा होगा उस कीचड़ से अपने आप को बाहर निकालो और अपने आप को पहचानो। उन्होंने अपनी बेटी की तरह हिम्मत दिया था और मैं बार बार आसमान की तरफ देख रही थी, भगवान से विनतियाँ कर रही थी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल पवित्र लड़की थी। इसलिए मुझे भगवान के इंसाफ का इंतज़ार था। मैंने अपने दिल में हौसला किया और हिम्मत को मजबूत बनाने की कोशिश की और दिल में कहा, मैं चुप नहीं रहूँगी। माँ मुझे समझाने लगी थी, जब अपने चाचा और चाची मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा सकते थे तो कुछ भी कर सकते थे। मैं कमज़ोर नहीं थी। चाची की मुस्कुराहट बार बार मेरे दिमाग में ताज़ा हो रही थी। मैं जान चुकी थी ये सब कुछ चाचा और चाची का ही बनाया हुआ प्लान था। चाची तो मेरे किरदार पर कब से इल्ज़ाम लगा रही थी। मुझे न सिर्फ इस घर से निकालना बल्कि मेरी माँ को भी घर से निकालना चाहते थे। रेस्टोरेंट पर कब्जा करना चाहते थे। बस उनका एक ही मकसद था। मैंने खुद को और माँ को बहुत मुश्किल से संभाला था। पहले पहल तो किसी ने मेरी बात सुनने से मना कर दिया था। मैं खुद एक बदनाम लड़की के तौर पर देखी जाने लगी थी। मोहल्ले वाले, यहाँ तक कि कुछ पुराने दोस्त भी मुझसे नज़रें चुराने लगे थे, मगर मैं हार नहीं मानी थी। यही सच था जब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया था। वकील बहुत ईमानदार था, बल्कि वह अपने अंदर इंसानियत भी रखता था। उसने मुझे कहा था अगर मैं सच कह रही थी तो वह सब कुछ मेरा हक था और वह अदालत से मुझे इंसाफ दिलाकर रहेगा। अदालत का फैसला आने में ज़्यादा दिन नहीं लगी थी, बल्कि 3 दिन के बाद ही अदालत का फैसला आ गया था और उसके साथ ही उस लड़के की भी सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई थी। कोई भी नहीं जानता था कि वह कौन था। सबको यही लगा था कि मैंने खुद ही उसको बुलाया था। मैं भी जानना चाहती थी कि आखिर वह लड़का कौन था जिस पर चाची ने इस हद तक अंधा विश्वास कर लिया था, उसको अपने घिनौने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया था और वह भी चुपचाप तैयार हो भी गया था। अदालत से तो मुझे इंसाफ मिल गया था, उसके साथ ही उस लड़के का पर्दा भी फांस हो गया था, क्योंकि 3 दिन के बाद ही पूरे मोहल्ले में उधम सा मचा हुआ था। वही लड़का चाचा के घर के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चीख चीख कर कह रहा था उसको उसके पैसे चाहिए थे, जो कि चाची ने उसको दिए नहीं थे। चाची ने शायद उसके साथ एक बड़ा सौदा किया था कि मुझ पर इल्ज़ाम लगाने के बदले में उसको एक बहुत बड़ी रकम देने वाली थी, मगर मैं अच्छी तरह से उस लालची औरत को जानती थी। जब उसका काम हो गया था तो उनको इस बात की कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने उस लड़के को पैसे भी नहीं दिए थे। उनको लगा था शायद उनका काम बगैर पैसों के ही हो गया था, क्योंकि शायद वह लड़का कभी दोबारा अपनी बदनामी के डर से उस मोहल्ले में नहीं जाता। मगर वह लड़का तो 3 दिन के बाद ही अपने काम के पैसे मांगने के लिए आ गया था और पैसे ना मिलने पर चीख चीख कर उसने लड़ाई झगड़ा की थी। मैं अपनी बेगुनाही साबित किए बगैर ही बेगुनाह साबित हो गई थी। उस दिन मोहल्ले के गली में अजीब सा शोर मचा हुआ था। चाची के दरवाजे के सामने लोग जमा हो चुके थे। वही लड़का जो मुझे बदनाम करके गायब हो गया था, वह चाची के चौखट पर खड़ा होकर चीख कर सबको सच्चाई बता रहा था कि मुझे उस औरत ने चाबी दी थी। इसी ने कहा था कि मैं बगैर किसी डर के अंदर चला जाऊं और एक लड़की को बदनाम करना है। मुझसे वादा किया गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, मगर अब कहती है कि कुछ नहीं मिलेगा और मैं भी मजबूर था जो ये काम कर बैठा था। मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। मेरे पापा कई महीनों से अस्पताल में थे और उनके किडनी में इन्फेक्शन था। मैंने अपना एक किडनी अपने पिता को दिया था और इस ऑपरेशन में 1 लाख रुपए लगने थे और मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत थी। शायद मुझे कोई भी काम कहा जाता तो मैं कर सकता था, क्योंकि मुझे पैसे हर हाल में चाहिए थे। ये बात मुझे कॉलोनी के आवारा लड़कों से पता चला था। उन लड़कों ने पायल के डर के मारे उस पर हाथ डालने से मना कर दिया था। पायल एक बहुत निडर और बहादुर लड़की थी और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तभी मैं वहाँ पहुँच गया था। मैंने पायल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन मेरी वजह से उस पवित्र लड़की पर इल्ज़ाम ज़रूर लगा था और मुझे पैसे भी पूरे नहीं दिए गए थे। मोहल्ले वाले हक्का बक्का से उस लड़के को देख रहे थे। चाचा उस वक्त घर पर नहीं थे। मेरे लिए वो पल एक अजीब सा इंसाफ था जो भगवान ने खुद ही कर दिया था। अदालत में भी जीत हो चुकी थी, मेरी इज्जत भी बच गई थी, माँ के चेहरे पर भी सुकून था। मोहल्ले वालों को जैसे शर्मिंदगी ने घेर लिया था। वे सब जो 3 दिन पहले तक मुझे बुरा भला कह रहे थे, अब नज़रें चुराकर अफसोस जताने लगे थे। चाचा के झूठे बयान, चाची की हिचकियाँ, उस लड़के की गवाही, सब कुछ अशोक ने जोड़कर एक और मजबूत केस बना दिया था। वह दिन आया जिसका मुझे इंतजार था। चाची भी झूठी गवाही और जायदाद के हथियाने की साजिश का मुकदमा साबित हो चुका था। उन्हें इस जायदाद से खारिज कर दिया गया था। कुछ ही दिन के बाद उनके लड़के को पुलिस उठाकर ले गई थी। अनिरुद्ध पर गैंग रेप का मुकदमा दर्ज हुआ था। उनके सर पर जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। वे लोग अशोक के पास दोनों हाथ पैर जोड़ने लगे थे। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को बचा लो,
अशोक ने साफ शब्दों में मना किया कि मैं इस तरह का गंदा और घिनौना केस कभी नहीं लड़ता। चाचा और चाची ने मेरे मम्मी के पैर को पकड़ लिया और कहा कि कुछ भी करो, मेरे बेटे को बचा लो। माँ ने रोते हुए कहा, तुम याद करो, दूसरे के बच्चे पर कीचड़ बड़ी जल्दी उछाला था, अब खुद पर मुसीबत आई है तो हाथ पैर जोड़ने चले आए। अनिरुद्ध जेल में था, उसका निकलने का उम्मीद बहुत कम था क्योंकि उसके खिलाफ सारे सबूत विक्टिम के पास था। बुरे कर्मों की सज़ा हमेशा बुरा ही होता है। कुछ दिन के बाद वह लड़का अपने पिता को लेकर मेरे घर पर आया था और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहा था। उसके पापा की अभी जल्दी ही ऑपरेशन हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत बीमार थे, लेकिन अपने बेटे के कहने पर वह हमारे घर तक आए थे। अपने बेटे की गलतियों की हमसे माफ़ी मांग रहे थे। उन्होंने कहा कि हम इज्जतदार लोग हैं, लेकिन गरीबी की वजह से मेरे बेटे को ये सब करना पड़ा था, लेकिन मैं अपने बेटे की गलतियों की माफ़ी मांगता हूँ। आपको बुरा ना लगे तो अपने बेटे के लिए तुम्हारे बेटी का हाथ मांगता हूँ। और मेरा लड़का भी पढ़ा लिखा है। आप तो पैसे वाले हैं, पर हम लोग गरीब हैं, पर हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ नहीं है। मैंने देखते ही उस लड़के के मुंह पर 2-3 थप्पड़ मारे। मैंने कहा कि दोबारा कभी पूरी ज़िंदगी में ऐसा काम मत करना जो तुमने किया था। किसी के किरदार पर कभी उंगली मत उठाना। जब मैंने उसके मोहल्ले में जाकर उस लड़के की छानबीन की, वे सच में बहुत ईमानदार और शरीफ लोग थे। उनका एक टूटा फूटा सा मकान था। वे दोनों बाप बेटे सप्लाई का काम करते थे और इज्जत की रोटी कमाकर खाते थे। मेरी माँ ने अच्छा सा मुहूर्त देखकर उस लड़के के साथ मेरी शादी कर दी। मैंने और उस लड़के ने मिलकर दादा का बिजनेस फिर से स्टार्ट कर लिया। मैं उसके पिता का बहुत ख्याल रखती हूँ। मेरी माँ भी मेरे साथ ही रहती है। हमारा परिवार एकदम सुखी परिवार है। और चाचा चाची बहुत बेहाल थे। उनका बुढ़ापा रो रो कर बीत रहा था। उनका जवान बेटा जेल में पड़ा था। क्या फ़ायदा ऐसे बेटे का। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।